नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एलटी पेडागोगी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम एलटी यानी सहायक अध्यापक की पेडागोजी सीरीज को लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इसकी यूनिट 3 में हम पहले चैप्टर को वृद्धि एवं विकास को पढ़ रहे थे और वृद्धि और विकास को पढ़ते हुए हमने वृद्धि विकास के बारे में विस्तार से पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को समझा। हालांकि एमसीक्यू अभी तक नहीं किए, लेकिन उसके बाद हमने दूसरी सीरीज में आपको पियाजे के बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस क्वेश्चन लेवल तक की बातें कही। आज उसी में संरचनावादी विचारकों में से एक वाइगोट्स्की की बात करेंगे और वाइगोट्स्की के सिद्धांत की बात करेंगे। हम वाइगोट्स्की की बात नहीं करेंगे, मतलब वाइगोट्स्की कौन थे, कहाँ रहते थे, कौन सी किताब लिखी, इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। वो बातें जो हमारे यहाँ प्रश्न बनकर के सामने आती हैं उन्हें हम करेंगे। देखिए, एक तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत है उसकी बात करेंगे और इसी प्रमुख सिद्धांत में इसकी क्या विशेषताएं हैं ये कर लेंगे। तो दो हिस्से में ही इनका हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। या मनोविज्ञान में देन, इसकी विशेषताएं, और एक कर लेंगे इसकी मनोविज्ञान में जो देन है वो। और आज ही के इसी वीडियो में हम कोहल वर्ग को भी करेंगे, कोहल वर्ग इसके बाद, लेकिन पहले वाइगोट्स्की। तो विशेषताएं और मनोविज्ञान में जो इसकी देन है और इससे हम कैसे इसको अपने क्लासरूम में यूज करते हैं, इसे पढ़ेंगे में देन। ये तीन हिस्सों में इसे समझेंगे। और जब भी हम वाइगोट्स्की को समझते हैं तो इन्होंने ये कहा, जैसे हमने पियाजे के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने ये कहा कि मनुष्य आयु के अनुसार विकास करता है, उसके मस्तिष्क का विकास उसकी आयु के अनुसार होता है। इसलिए उन्होंने देखिए 4 हिस्सों में आयु को बांट दिया और ये माना कि 15 वर्ष की अवस्था तक विकास हो जाता है। वो 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी। लेकिन एक प्रश्न उससे पहले मैं अगर आपसे पियाजे से करूं, एक शब्द है, पियाजे से एक प्रश्न कर रहा हूं, फिर मैं वापस इसी टॉपिक पर लौट रहा हूं। देखिए, मैं 2 शब्द आपके सामने लाना चाह रहा हूं। विकास होता है ए सिफालोकोडल सिफालोकोडल ये, और दूसरा बी, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये 2 नए शब्द नए हैं, इनके बारे में आप पहले से जानते हैं, मैं बता रहा हूं अभी आपको। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये चूंकि पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार पहले उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, उसे देख लें, उसके बाद ही इसका कंसेप्ट बनाएं तो ज्यादा आसान होगा। सी है, अमूमन ऐसे प्रश्नों में हम सी ऑप्शन ले लेते हैं, ए तथा बी दोनों ऐसा, और डी में न ए न बी ऐसा, ठीक है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब होता है दूराभिमुखी। मैं एक शब्द इसके लिए लिख रहा हूं, दूराभिमुखी। इसे आप नोट कर लीजिएगा, दूराभिमुखी। एक होता है ना केंद्राभिमुखी, एक होता है दूराभिमुखी। कैसे? हमने पढ़ा था ना, एक विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। जैसे हमने देखा ना, पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर इसके बाद ये पहले सिर का हिस्सा, फिर धड़ का हिस्सा, और फिर धड़ में भी देखेंगे तो ये जो हिस्सा होता है ये पहले बनता है, और इसमें ये जो हाथ हैं, ये बाजू भुजाएं जो हैं वो बाद में बनती हैं। जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा पहले बनता है, फिर पैर बाद में बनते हैं। तो इसको कहते हैं ना केंद्र से परिधि की ओर, और इसी बात को कहते हैं दूराभिमुख, यानी केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, ऐसा दूराभिमुख। और इसी को मैंने इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी प्रयोग करते हुए, चूंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको प्रॉक्सिमेडिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमेडिस्टल मतलब केंद्र से परिधि की ओर, ये पढ़ा था हमने। और दूसरा ये होता है, देखिए ये सिफालोकोडल होता है,
सिफालोकोडल, ठीक है। सिफालोकोडल में मस्तिष्क से पैरों की ओर, मस्तक से पैरों की ओर, या इसे कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर, मस्तकाधोन्मुखी हमने पढ़ा था एक शब्द, मस्तक से पैरों की ओर, तो ऐसा होता है। अब हमने पढ़ा है कि ये दोनों ही होता है, पहले सिर का विकास, फिर धड़ का विकास, और पहले केंद्र का विकास, फिर बाहरी हिस्से का विकास, इसलिए इसका आंसर होगा सी। वैसे जब हम अमूमन तुक्का मारते हैं तो उसमें सी उत्तर सही निकल आता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अमूमन 90% तक चांस ये होते हैं कि सी उत्तर सही होता है। मैं 90% कह रहा हूं, 10% ये संभव है कि ना भी हो, ठीक है। तो एक प्रश्न ये आपका, दो शब्द आपके लिए सिफालोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, दो शब्द रह गए, ये पियाजे से संबंधित हैं। तो पियाजे ने ऐसा माना, तो पियाजे ने तो ये कहा क्या कि जो विकास होता है वो आयु सापेक्ष होता है। नई बात कह रहा हूं, मतलब हमने पढ़ तो ली, आयु सापेक्ष मतलब उम्र बढ़ती जाएगी तो उसके साथ ही उसका विकास होता चला जाएगा, संज्ञानात्मक विकास होता चला जाएगा। 2 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और 15 वर्ष तक अलग अलग विकास की उसने विशेषताएं बताई, ठीक है। एक हमने पियाजे में उनकी आलोचना एक नहीं लिखी थी, मैं एक लाइन में उनकी आलोचना भी लिखा दे रहा हूं, फिर वाइगोट्स्की की बात भी कर रहा हूं आपको। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना जो है ना, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी हमारे लिए, सिद्धांत की आलोचना। और यहां से प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए टेट एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो इनकी एक आलोचना ये है ना, इन्होंने विकास की दर को आयु सापेक्ष मान लिया। आयु सापेक्ष मतलब उम्र उतनी उतनी होती जाएगी तो हर व्यक्ति में उतने उतने वो सारे गुण आते चले जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब 7 वर्ष के सभी बच्चे एक तरह की जानकारी को रखते होंगे जरूरी नहीं है, 12 वर्ष के सभी बच्चों में एक तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये इनके सिद्धांत की आलोचना है। हम कर रहे हैं वाइगोट्स्की की बात। वाइगोट्स्की देखें, वाइगोट्स्की के सिद्धांत को कहते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत, विकास का ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या? विकास का ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब अल्टीमेटली हम बात तो कर रहे हैं किसकी? विकास की बात कर रहे हैं, विकास वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये इनका जो सिद्धांत है वो वैसा नहीं है जो आयु सापेक्ष पियाजे ने माना कि उम्र इतनी हो जाएगी तो विकास ऐसा हो जाएगा। इन्होंने ये कहा कि जो अपने आसपास के समाज के संपर्क में जितना ज्यादा आता जाएगा उसका विकास उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इनका जो विकास सिद्धांत है ना, इनका सिद्धांत जिसका नाम मैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत कह रहा हूं, इनका सिद्धांत कैसा है? ये सिद्धांत है, इनका सिद्धांत समाज तथा संस्कृति सापेक्ष है। अब अभी मैं आपको तुलना करके भी दिखाऊंगा पियाजे और वाइगोट्स्की की, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। तो वो था आयु सापेक्ष, बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो उतना विकास होगा। और ये कह रहे हैं समाज और संस्कृति से जितना घुलेगा मिलेगा उतना ज्यादा विकास होगा। समाज तथा संस्कृति सापेक्ष है। अच्छा, समाज और संस्कृति सापेक्ष होगा तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? भाषा की। हालांकि भाषा चैप्टर में अलग से हम वाइगोट्स्की को पढ़ेंगे, पियाजे, वाइगोट्स्की, स्किनर, चॉम्स्की, इन चारों को पढ़ेंगे। दिया है हमारे यहाँ भाषा का विकास, भाषा एवं चिंतन का विकास, तो उसे पढ़ेंगे। तो देखें, इनके सिद्धांत में विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका भाषा की है, इससे ज्यादा किसी चीज की नहीं है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति जब अपने आप से संवाद स्थापित करना शुरू करता है तो उसे हम निज वाक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि विकास के लिए निज वाक, प्राइवेट स्पीच, ये ऐसे मैं 4 शब्दों से आपको आगे परिचित कराऊंगा। निज वाक की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, जो बातचीत में संवाद कौशल में जितना ज्यादा निपुण होगा
वह उतने ज्यादा विकास के अवसर प्राप्त करेगा। देखिए, इसकी जरूरत आगे हमें कहाँ पड़ेगी, जब हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे वहां पड़ेगी। उसके अलावा जब हम सृजनशील बच्चों के विविध प्रकार पढ़ेंगे वहां जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसे समझें। जो संवाद कौशल में जितना ज्यादा निपुण होता है, अब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद ही बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहां देखें, यहाँ जो निज वाक में जितना निपुण होता है विकास के लिए, निज वाक अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। इसको प्राइवेट स्पीच कहा इन्होंने, महत्वपूर्ण है। और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, ये निज वाक की, अपने आप से बात करने की। ये टेट एग्जाम में पूछा हुआ है, टेट एग्जाम सी टेट में पूछा हुआ है। इसकी आवश्यकता बच्चों को क्या करने में, जब वो अपने काम को एक दिशा देना चाहते हैं। जैसे उसमें एक प्रश्न पूछा है कि एक इतने 4 साल की 7 साल की एक लड़की है जो एक पजल सॉल्व कर रही है, और वो पजल में ये पूछती है कि नीले रंग का टुकड़ा कहाँ है। अपने आप से बात करती है, नीले रंग का टुकड़ा कहाँ है, ऐसा सोचती है, फिर उसे ढूंढती है और फिर उसे फिक्स कर देती है और उसका चित्र पूरा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि वो जो बातचीत कर रही है वो क्या है, मतलब वो क्यों कर रही है। तो उसमें एक सेंटेंस, एक शब्द, एक ऑप्शन ये पूछा है कि वह अहम केंद्रित वाक है। तो अहम केंद्रित वाक पियाजे ने कहा उसे, जो हम बच्चे अपने आप से बात करते हैं, मतलब पियाजे कहना चाहते हैं कि वो निरर्थक बातचीत है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बच्चे यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं। जबकि वाइगोट्स्की मानते हैं कि बच्चे बड़बड़ाते नहीं रहते, बल्कि जब वो अपने काम में उलझ जाते हैं तो उसे कैसे सही किया जाए, यानी अपनी समस्या का कैसे समाधान किया जाए, तो वो उसे दिशा दे रहे होते हैं। तो इसकी आवश्यकता बच्चों के काम को दिशा देने में पड़ती है। किसकी, निज वाक की दिशा देने में पड़ती है। बस ये इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन सा, ये जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम कह रहे थे ना कि जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो जरा इसकी विशेषताएं देखें। वाइगोट्स्की बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन सिलेबस में बड़ा महत्वपूर्ण है, और इनका जो ये एक सिद्धांत है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसे अगर समझ लेंगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एक विशेषताएं में जाएंगे तो एक चीज आती है ZPD। विशेषताएं में क्या, इनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, विशेषताएं लिख रहे हैं। तो लक्षण क्या है, ये ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास क्षेत्र। और यहीं से इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा आधुनिक मनोविज्ञान, जिसे हम ये नई शिक्षा नीति के तहत या NCF के तहत समझते हैं, वो इस बात पर बहुत निर्भर करता है। जैसे वहां रूसो ने कहा था कि बच्चों को यदि प्राकृतिक वातावरण में सीखने का मौका दिया जाए तो वो सीख सकते हैं। हमारे यहाँ विवेकानंद ने कहा कि बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने के काम को शिक्षा कहा जाता है। लगभग इससे मिलता जुलता ये सिद्धांत है, संभाव्य विकास क्षेत्र, यानी इसी को मैं ZPD ऐसा कहना चाहता हूं। इसको ZPD कहा जाता है। क्या है ये, देखें जरा। देखिए, आज बच्चा जिस जगह पर है उसका जो वास्तविक विकास है ना, वो इस जगह पर है। लेकिन जिस जगह पर भी वो आज है, वो कल कुछ समय के बाद उसी जगह पर नहीं रहेगा। उसके विकास की अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो कैसा है उसका जो ये वास्तविक विकास है, वो ये है, लेकिन उसमें जो संभावनाएं है ना, संभाव्य विकास का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है। यानी जिस बच्चे को आज, जैसे हम
किसी महान विभूति के बारे में उदाहरण ले लें, मतलब जब 20 साल 30 साल के महात्मा गांधी को ले लें या सरदार भगत सिंह को ले लें, सुभाष चंद्र बोस को ले लें, तो वो 20 वर्ष की अवस्था में वो नहीं रहे होंगे जो अपने जीवन के अंत में वो कर गए। इसका मतलब उनमें वह बनने की क्षमता थी जो वो अपने जीवन के अंत में बने। रानी लक्ष्मीबाई 10 साल 15 साल की उम्र में वो नहीं थी जो वो जीवन के अंत में बन पाई। यानी अनंत संभावनाओं से जीवन भरा है। इसी को वाइगोत्स्की ने संभाव्य विकास का क्षेत्र कहा। तो देखें, जो वास्तविक विकास है और जो संभाव्य विकास है उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। उसी गैप को कहते हैं हम लर्निंग। तो देखें, लर्निंग हमें अपने वास्तविक विकास से संभाव्य विकास की ओर ले जाता है। ये किसी भी दिशा में हो सकता है, इसलिए मैं इतनी दिशाओं में एरो बना दे रहा हूं। मतलब जो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत जिस चीज की होती है, जिसको हम टीचिंग कहते हैं, वो यहीं पर जरूरत होती है। किसकी? ये। और इसको उन्होंने कहा है मचान। मचान, पाड़, या इसके लिए एक शब्द और आता है पाड़ या ढांचा। ये 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं। इसे मचान, पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मचान, पाड़, ढांचा, स्कैफोल्डिंग समझ ली तो वर्तमान में जो टीचर की एग्जिस्टेंस है, जो एनसीएफ में उसे एक शब्द प्रयोग किया गया था, आपको ध्यान होगा, ये शब्द था और आज वो कोरिलेट करेगा आपके दिमाग में, सुविधा प्रदाता। इसे कहते हैं हम फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्यों कहते हैं टीचर को, और हमें क्लासरूम में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को आसानी से सीख सकें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकें। तो ये स्कैफोल्डिंग की जरूरत को समझें। और ये तीनों शब्द पूछे हुए हैं, एक तो वास्तविक विकास, दूसरा ये जेडपीडी, ये संभावित विकास का जो क्षेत्र है, और तीसरा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसी मचान, पाड़ या ढांचा। ये एक ही चीज के 3 नाम है, या इसी को स्कैफोल्डिंग ऐसे भी ये शब्द प्रयोग किया गया है। स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये ऐसे प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये है ना कि हम बच्चों को थोड़ी सी सहायता देकर उनके ये किए जाने वाले प्रयासों को बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर जो चीजें व्यवहारगत सीखी जाती हैं, व्यवहारगत सीखी जाती हैं मतलब जो चीजें हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको ले रहा था साइकिल चलाने का। तो साइकिल चलाना आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, तो बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो पहले उसके पीछे वाले टायर के साइड में 2 छोटे छोटे टायर लगे होते हैं जिससे वो गिरे नहीं। लेकिन जब वो उसके बाद भी नहीं चला पाता है तो आपने देखा होगा उसके साथ कोई एक बड़ा व्यक्ति होता है जो उसको सहारे से चलाता है। वो जो सहारे से चलाता है ना, और धीरे धीरे बच्चा बिना सहारे के चलाना सीख जाता है, वो उसी सहारे को कहते हैं क्या? स्कैफोल्डिंग, या इसी को कहते हैं क्या? आंशिक सहायता। तो इस बात को समझें, ये एक तरह से आंशिक मदद है। आंशिक मदद, ये पार्शियल हेल्प है, ये आंशिक मदद को समझें। इसी से आपने वहां देखा होगा जब हम क्लासरूम में बच्चों से सवाल पूछते हैं तो उन्हें उत्तर देने के लिए कुछ क्लू छोड़ते हैं। वो क्लू ना इसी से संबंधित हैं। देखिए, जब आप पेडागोगी को समझने लगते हैं और वाकई में आप पिछली क्लास से लगातार पेडागोगी की बारीकी को समझ रहे हैं, इससे आपको ना प्रश्नों के उत्तर छांटने में बड़ी आसानी होगी। क्या? देखिए, वो जो मदद कर रहे हैं हम, जिसको मैं कह रहा हूं आंशिक मदद, जो उनके लिए आप क्लू छोड़ते हैं, वो असल में स्कैफोल्डिंग है। वो उस उत्तर तक पहुंच जाएं, या आप जो उन्हें सिखाना चाहते हैं, जैसे कोई प्रैक्टिकल सिखाना चाहते हैं, जैसे मान ले साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं, जैसे ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं, जैसे कुछ भी हम उन्हें गाना सिखाना चाहते हैं, तो हम एक लाइन बोल करके बताते हैं कि देखो ऐसे गाते हैं। उसमें हम स्वर उसे सिखाते हैं कि ऐसे गाइए, फिर वो गाने लगता है और वो बेहतर गाने लगता है। वही जो आंशिक मदद है ना, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और वर्तमान शिक्षक के सबसे प्रमुख दायित्वों में स्कैफोल्डिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाइगोत्स्की मानते हैं कि ये जेडपीडी है जो हम करा रहे हैं ना काम, उसमें संभाव्य विकास का
क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑलरेडी बच्चों के अंदर है, यानी किसी एक निश्चित सीमा तक वो विकास कर सकते हैं, बस जरा सा उनको हेल्प करनी होती है। जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, फुटबॉल खेलना, कोई भी चीज खेल खेलना, उसे हम जरा सी मदद से सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका था और इनके सिद्धांतों में से यही पूछा जाता है। देखिए, ये आपको ये बता रहा है कि हमारी टीचिंग किस तरह से लिबरल होनी चाहिए। हमें बात कोहलबर्ग की भी करनी है, लेकिन इससे पहले हम बात ये कर रहे हैं कि जो ये इनका सिद्धांत है ना, ये इस बात को बल देता है कि जो ये मदद है ना वो किससे मिलती है। इसके बारे में देखें कि ये जो स्कैफोल्डिंग है, किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जाती है। अधिक अनुभवी मतलब जिसको पहले से साइकिल चलानी आती है, वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, जिसे पहले से फुटबॉल खेलनी, जो चीज हम सीखना चाहते हैं उसे कोई व्यक्ति जो पहले से अधिक जानता है वह सिखा सकता है। तो किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा क्या स्कैफोल्डिंग दी जाती है। स्कैफोल्डिंग मतलब पाड़, मचान या ढांचा, मचान प्रदान किया जाता है, ऐसा। ठीक है, प्रदान किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो टीचर है वो केवल इस भूमिका में है। जैसे मैं आपके साथ ही बातें शेयर कर रहा हूं, तो मुझे कई बार का इस बात का अनुभव है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यों हमारे गलत हो जाते हैं, कैसे हम उन्हें सही कर सकते हैं। हम एमसीक्यू की सीरीज भी करेंगे, तो मैं आपको केवल ना पाड़ उपलब्ध करा रहा हूं, मचान उपलब्ध करा रहा हूं, स्कैफोल्डिंग मतलब आंशिक सहायता। बाकी आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए मददगार होगा। पिछले सालों में बहुत सारे लोगों को टीचर बनने का अवसर मिला है, हम उसमें हिस्सेदार रहे हैं, आपको ये मदद मिलेगी, जरूर भरोसा रखिए। और ये पहाड़ मचान की विशेषता क्या बताई मैंने आपको, अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा किसे दिया जाता है, द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को दिया जाता है। ये भी लिख लें, कम अनुभवी को। हाँ, जो बच्चा है वो कम अनुभवी है को ये पहाड़ मचान ढांचा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, इससे एक चीज देखेंगे आप, क्लासरूम में क्या होता है ना, बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये टीचर पर डिपेंड है कि अगर उसने ऐसा माहौल दिया है, ऐसे बच्चों को सोचने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि वो आपस में बातचीत करें, तो उन्हीं समस्याओं के बारे में कहें जिसके बारे में टीचर ने सोचने को कहा है। यदि वो ऐसा माहौल नहीं दे पाएंगे तो बच्चे अपनी बातचीत करते हैं, तो इससे एक नई बात निकल करके आती है ना, उसको कहते हैं हम क्या, पारस्परिक लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। तो इनकी जो ये इसकी विशेषताएं हैं वो ये हैं। अच्छा, मनोविज्ञान में जो इसका योगदान है, हम आखिरी हिस्से में हैं इसके, किसके, वाइगोट्स्की जो पढ़ रहे हैं उनके सिद्धांत के मनोविज्ञान में योगदान। मनोविज्ञान में क्या योगदान हुआ, पहली बार ये पता चला कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये यहां से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहार अधिक उदार होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। एक बात ये मनोविज्ञान को देन है इनके सिद्धांत की। और इसी लिबरल व्यवहार को पता है क्या कहते हैं, इस लिबरल व्यवहार को प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक कहते हैं। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मतलब बच्चों के विचारों को महत्व देना चाहिए, वो आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक सीख सकते हैं, ये होना चाहिए। इसका विपरीत होता है तानाशाही व्यवहार। तो शिक्षक का व्यवहार ना तानाशाही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी वह अपने ही मत और अपने ही सिद्धांत को बच्चों को समझाने की कोशिश न करे, बल्कि बच्चे जैसे सीख रहे हैं उनको सीखने के लिए अवसर प्रदान करे। देखिए, इनके सिद्धांत का मनोविज्ञान को एक लाभ और हुआ, पारस्परिक अधिगम को महत्व मिला। पारस्परिक अधिगम को महत्व मिला। ये पारस्परिक अधिगम क्या है, एक दूसरे से सीखना। इसको पता है, एक नया शब्द आपके लिए जो एग्जाम हॉल में प्रयोग किया जाएगा, पारस्परिक अधिगम। पारस्परिक अधिगम, इसके लिए जो पेडागोजी का शब्द है ना, उसको कहते हैं सहकारी अधिगम या समवेत अधिगम भी कहते हैं। समवेत अधिगम, साथ साथ सीखना, ये समवेत अधिगम भी इसी को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मिल करके बच्चे सीख सकते हैं। अच्छा,
मिल करके बच्चे अच्छा सीख सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मिल करके एक से ज्यादा टीचर भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो इसको पता है क्या कहते हैं, जहां एक ही क्लासरूम में एक से ज्यादा एक्सपर्ट या टीचर्स एक साथ जाते हैं और अपने अपने विषयों पर अपनी अपनी राय रखते हैं। तो टीचर्स के बीच जो पारस्परिक अधिगम होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो बच्चों के लिए होता है उसको कहते हैं ना, उसको एक शब्द प्रयोग किया गया है, सामूहिक अधिगम, सामूहिक शिक्षण, ऐसा कहें उसे, सामूहिक शिक्षण को बढ़ावा मिला। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, मनोविज्ञान में इनकी देन ये है, इन्होंने भाषा को, जो लैंग्वेज है ना, भाषा को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण माना, सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारे संवाद के काम, बाहरी समाज में संपर्क के काम आती है। हमारे समाज और संस्कृति में जो हमारा समन्वय है वो हमारी भाषा से ही होता है। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बच जाती है, इतना ही वाइगोट्स्की है, लेकिन वाइगोट्स्की और पियाजे को कंपेयर कर लेंगे तो हम समझ लेंगे। तो पियाजे और वाइगोट्स्की की तुलना, ये एक बात ये समझ लें। आपने वाइगोट्स्की को बहुत अच्छा समझ लिया, आगे मनोविज्ञान जो विविध प्रकार के बच्चे हैं उन्हें समझने में और समावेशी शिक्षा को समझने में ये आपकी मदद करेगा, और बुद्धि समझने में भी मदद करेगा, और व्यक्तित्व समझने में भी। एज ए टीचर हमारी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, हमें जो शिक्षण चैप्टर पढ़ना है, जो एक बहुत लंबा दिया हुआ है हमारे यहाँ, 3-4 टुकड़ों में दिया हुआ है, उसे समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले देखें जरा पियाजे और वाइगोट्स्की को, इनमें जो अंतर है, बेसिकली यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। भाषा के संबंध में तो अंतर है ही है, लेकिन और भी अंतर है। देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना, वो संज्ञानात्मक विकास का दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, का सिद्धांत ऐसा। और जो इनका सिद्धांत है, अभी अभी हमने नाम लिखा था, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं उसे, यानी संस्कृति का ऐतिहासिक योगदान है। जो हम आज बने हैं, जो हमारी भाषा बनी है, जो हमारे रिलीजन्स बने हैं, जो हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, ये अचानक ऐसे नहीं आई, ये संस्कृति बनी। आप में से जो लोग पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे वो जानते होंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो ने इस राज्य की संरचना के बारे में सिद्धांत दिया है। और राज्य की संरचना कैसे हुई, तो उसमें बहुत तरह के समझौते हुए। हॉब्स ने माना कि 2 समझौते हुए, और 2 समझौतों के होने के बाद हमने इस समाज में देखा कि एक आदम समाज था। आदम समाज मतलब ऐसा समाज जहां हम पशुओं की तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे को मार देते थे। मतलब मनुष्य का इतिहास भी वैसा ही रहा है जैसा जानवरों का इतिहास रहता है, एनिमल्स का इतिहास रहता है। लेकिन धीरे 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 बदलाव आया, और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय हो गया कि कोई इंसान किसी को कष्ट हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी कष्ट हानि नहीं पहुंचाने को हमने अपने संविधान में लिख दिया और कहा कि हर व्यक्ति को मूल अधिकार मिले हुए हैं। खैर, ये चर्चा बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे समाज ने कई वर्षों के अनुभव से वो सीखा है जो आज हमारे पास है। वो चाहे हमारी भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक सिद्धांत हो, समाज में रहन सहन और परंपराओं के तरीके हों, कई वर्षों के संघर्षों से इसका निर्माण हुआ। इसी संघर्ष या इसी सांस्कृतिक योगदान को हम कहते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया? यहां मनोविज्ञान में ये दिया वाइगोट्स्की ने। ठीक है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान विकास का। अच्छा, ये मानते हैं कि जो विकास है ना, वो आयु सापेक्ष होता है, उम्र के सापेक्ष होता है। उम्र इतनी उतनी होती चली जाएगी तो विकास वैसा वैसा होता चला जाएगा। लेकिन ये मानते हैं कि ये समाज सापेक्ष होता है विकास, समाज सापेक्ष, सोशल रिलेवेंट में विकास होता है। हमारी संस्कृति, समाज, भाषा, ये जितना हम समाज में जाएंगे उतना विकसित होगा। तो विकास समाज सापेक्ष होता है। ठीक, ये विकास के बारे में है, मैं यहाँ ये विकास लिख दे रहा हूं। विकास समाज सापेक्ष होता है।
अच्छा, भाषा जो है इनके अनुसार भाषा विकास के बाद भाषा उत्पन्न होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके पास, पियाजे मानते हैं कि कोई भाषा नहीं होती, वो जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे उसमें भाषा आती है। तो विकास के उपरांत भाषा आती है, ऐसा पियाजे मानते हैं। विकास के उपरांत भाषा का विकास होता है। विकास मतलब, इस विकास का मतलब है संज्ञानात्मक विकास, ठीक। संज्ञानात्मक विकास के उपरांत भाषा विकसित होती है, जबकि ये मानते हैं क्या, भाषा विकसित होती है। और ये मानते हैं कि भाषा के बाद विकास होता है। पहले भाषा आती है, फिर हम समाज में संपर्क करते हैं, फिर उससे मतलब समाज में संपर्क का मतलब मैंने आपको कहा, हम अपने परिवार में जो संपर्क करते हैं, हम अपने बड़ों से जो सीखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से जो सीखते हैं, हम खेल के साथियों से, स्कूल से, क्लासरूम से, टीचर्स से जो सीखते हैं, वो सब क्या है, हमें भाषा से प्राप्त होता है। तो भाषा के बाद विकास होता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने माना। ठीक है। और इसमें देखें तो एक और बात हो सकती है कि जो ये संज्ञानात्मक विकास है, आयु के अनुसार स्वतः हो जाता है। क्या? विकास स्वतः हो जाता है। जबकि ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि इसके लिए ना पाड़, मचान, ढांचा या स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब जेडपीडी जो है ना, जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, वो बिना सहायता के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। किसी अनुभवी से मदद लेंगे तो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? विकास के लिए पाड़ या इसी को मचान या स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण बात है। तो इनके अनुसार देखो, इन्होंने भाषा के लिए एक शब्द प्रयोग किया, हालांकि उसे भाषा में कराएं तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां तक तो बात हुई किसकी? पियाजे और वाइगोत्स्की की तुलना की। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात और बच रही है। देखिए, पियाजे ने कहा किस बारे में? पियाजे ने कहा संज्ञानात्मक विकास के बारे में, वाइगोत्स्की ने कहा सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें जोड़ा, वो जोड़ा कोहलबर्ग ने। और कोहलबर्ग ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास हो चाहे सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, लेकिन मनुष्य का असली विकास तब तक नहीं होता जब तक उसमें नैतिकता का विकास नहीं होता। और कोहलबर्ग ने नैतिकता को ही असली विकास माना। तो क्या कहा कोहलबर्ग ने? देखिए क्या कहा कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने माना कि विकास वो है जो नैतिक विकास की बात करता है, एथिक्स और मोरालिटी की बात करता है। तो विकास के नैतिक सिद्धांत, इनके जो विकास का सिद्धांत है, इसे पढ़ें, विकास का सिद्धांत, इसे कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। मैंने कहा ना आपको, उन दोनों ने, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को महत्व दिया, दिमाग का विकास, और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास को महत्व दिया, और इन्होंने नैतिक विकास को महत्व दिया। तो इनके सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें नैतिकता नहीं होती, मतलब वो नैतिकता से तटस्थ होता है। तो ये जो नैतिकता का विकास होता है, ये 3 अलग अलग स्तरों में होता है। इसलिए उन्होंने नैतिकता को, बस इसमें बहुत सीमित है, चैप्टर बड़ा नहीं है, नैतिकता को 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा। तो कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत देख लें तो ये जो है, ये ऐसे है। नैतिकता सिद्धांत क्या, यहां से सीधे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, प्रमुख स्तर ऐसे लिख देते हैं, 3 स्तर हैं। तो पहला ही प्रश्न आपसे ये बनेगा कि उन्होंने कितने स्तर में बांटा है। दूसरा, इसकी जो अवस्थाएं हैं उन्हें लिखते हैं, और इससे संबंधित जो लक्षण हैं उन्हें लिखते हैं। तो ये सारी बातें एक ही चार्ट में आपकी पूरी हो जाएंगी। पहली स्टेज को, पहले स्तर को
प्राक रूढ़िगत अवस्था कहते हैं, प्राक रूढ़िगत अवस्था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है, जैसे वहां हम देख रहे थे ना, पियाजे के यहाँ देख रहे थे कि 0 से 2 साल का बच्चा, 2 से 7, 7 से 11, 7 से 12 और 12 से 15 साल का बच्चा, 4 स्टेज में उन्होंने बांटा। वाइगोट्स्की ने ऐसे उम्र के अनुसार नहीं बांटा, उन्होंने कहा समाज और संस्कृति में जो जितना घुलेगा मिलेगा उसका उतना ज्यादा विकास होगा। तो प्राक रूढ़िगत अवस्था कहां से शुरू होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल एज, ठीक है, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। और ये स्टेज जो शुरू होती है ना, ये 4 से 10 वर्ष के बीच की होती है। इसका एक अच्छा मतलब ये निकल के आ रहा है हमारे लिए, प्रश्न ये निकल के आ रहा है, 4 वर्ष से पहले के बच्चों में नैतिकता से तटस्थता पाई जाती है। ये मैं आपको अभी लिखाता हूं। तो इसमें ना जो संबंधित अवस्था होती है, इस अवस्था में देखेंगे तो बच्चे दंड से बहुत डरते हैं। अगर उन्हें आंख दिखाते हो तो इस बात से बहुत डर लगता है उन्हें। अच्छा, उन्हें अगर थोड़ा सा कुछ दे दो तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज में ना आज्ञाकारिता और दंड, ये भाव बहुत रहता है उनके अंदर, आज्ञाकारिता और दंड। ये पूछा हुआ है कि ये भाव कब आता है, आज्ञाकारिता तथा दंड का महत्व होता है। एक तो वो कहना मानते हैं, ऐसा करने को कहो। जैसे माँ कहती है कि देखो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम आज मेरे साथ नहीं सोओगे, और इस बात से बच्चा डरता है और फिर वैसा करता है। तो उसमें आज्ञाकारिता भी रहती है, वो दंड से डरता भी है। और एक और बात होती है उसमें, आज्ञा पालन के साथ साथ सजा, हाँ ये दंड और सजा एक ही बात हो गई, ये होता है। और इसमें ना ये कारण सापेक्ष अभिविन्यास होता है। कारण सापेक्ष मतलब अगर उसे कारण दिखाई देगा ना, उसे कहेंगे अगर तुम्हें खाने को ये मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, ये काम करो, और ये मिलेगा, ये करो, तो वो कर देगा। उसको केवल उससे मतलब है। ये आप देखिए पियाजे से जोड़े तो इस समय देखिए संवेदी गामक स्थिति होती है। संवेदी गामक मतलब, हाँ संवेदी गामक से ऊपर आ जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, अपने आप को लेकर के केंद्र में रखता है, जो उसे अच्छा लगता है वैसा ही वो सोचता है। तो देखिए कारण सापेक्ष अभिविन्यास कहते हैं इसे, कारण सापेक्ष काम करता है वो अभिविन्यास, ठीक है। ये दूसरी अवस्था है, कारण सापेक्ष अभिविन्यास, ऐसा ये पहली अवस्था है इसमें। और ये अवस्थाओं से संबंधित नहीं पूछेगा आपसे, बस ये इनको आप लक्षणों के रूप में याद कर लेंगे। तो यहां पर इसका लक्षण क्या होता है ना, ये भौतिक परिणाम पर आधारित होता है। मतलब आपने कुछ दिया, उसको कुछ खाने पीने को मिला, उसको कुछ देखने को मिला, खेलने को खिलौना मिला, इस बात से वो बड़ा खुश होता है। और अगर आप उसे छीनने का डर दिखाएंगे तो वो आपकी आज्ञा को मानेगा, तो दंड का भय बहुत होता है। तो ये भौतिक परिणाम पर आधारित होती है ये नैतिकता, भौतिक परिणाम आधारित नैतिकता, ठीक। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं ना, इसका अर्थ यही है आधारित नैतिकता, ठीक। ये और भौतिक परिणाम आधारित नैतिकता होगी तो इसे देखें कि ये बच्चे की खुद की नैतिकता नहीं होगी। अगर आप उसे कहेंगे कि आपको ये देंगे तो आप ये कर दो, इसका मतलब उसकी नैतिकता दूसरों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही होगी। देखिए नैतिकता का निर्धारण दूसरों द्वारा नैतिकता का निर्धारण होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी स्टेज में ऐसा होता है कि दूसरे हमारी नैतिकता को निर्धारित करते हैं। वो सही और गलत कुछ नहीं जानता, जिसमें उसे फायदा होता है वो करता है, जिससे उसे डर लगता है उससे वो बचता है। बस ये दो बात है, इसलिए इसको आज्ञाकारिता और दंड का महत्व है, या आज्ञाकारिता और दंड का अभिविन्यास भी कहते हैं। और फिर कारण सापेक्ष अभिविन्यास, ये दूसरी स्थिति है। और ये दूसरी अवस्था को रूढ़िगत अवस्था कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। मतलब जब उसे लगता है कि कुछ सही है कुछ गलत है, रूढ़िगत, अब वो कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे जिस बात के लिए दंड मिलता है वाकई में वो गलत है, कभी कभी उस बात के लिए उसको तारीफ मिलती है, तो वो कंफ्यूज रहता है। इसी कंफ्यूजन को कहते हैं ना रूढ़िगत अवस्था कहते हैं, रूढ़िगत स्तर, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तो रूढ़िगत स्तर में देखो क्या होता है कि उसमें एक तो अपने लाभ की इच्छा होती है,
स्वलाभ कहते हैं इसे, अपनी लाभ की इच्छा, स्वलाभ की इच्छा पैदा होती है। और दूसरा उसके अंदर एक चीज और होती है, उसको कहते हैं सौहार्द की भावना, सौहार्द, हार्मनी, मिलजुल के रहना, खुश रहना उसे अच्छा लगता है। तो सौहार्द की भावना, ये दो अवस्थाएं ये हैं, एक तो अपने लाभ की इच्छा और दूसरा, अच्छा इसमें क्या है कि इसको लौकिक या पश्च लौकिक भी कहते हैं। लौकिक स्तर, लौकिक अवस्था, अगर आप अवस्था के अनुसार इसे याद रखेंगे तो, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कतई नहीं। पश्च लौकिक मतलब हुआ पोस्ट, पश्च मतलब पोस्ट, पश्च लौकिक ये अवस्था होती है, ठीक है। लौकिक अवस्था, पश्च लौकिक अवस्था, पहला आज्ञाकारिता और दंड, दूसरा कारण सापेक्ष अभिविन्यास, तीसरा लौकिक अवस्था और पश्च लौकिक अवस्था चौथी। और इसके अनुसार जो उसका व्यवहार होता है ना, और ये ही सीटेट में सवाल पूछा गया, मतलब जब उसे शाबाशी मिलती है तो उस काम को रिपीट करना चाहता है, ठीक। तो वो ना एक किस्सा कहते हैं कि वो बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो बहुत देर में छुट्टी के समय में वो स्कूल पहुंचे और टीचर ने उनको डांट लगाई, बोला कि आप इतनी देर से स्कूल कैसे पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि सर वो ना, हम किसी अंधे को सड़क पार करा रहे थे। अच्छा, तो सड़क पार करा रहे थे सुबह से अभी, और वो तीनों साथी थे एक साथ। तो उन्होंने कहा तीनों कैसे लेट हो गए और तीनों इतनी देर में कैसे, अगर किसी अंधे व्यक्ति को आप पार कराते, मतलब दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को वो सड़क पार करा रहे थे। तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसको देख के आप चौंक जाएंगे, उससे आपको इस स्टेज का पता लगेगा कि ये रूढ़िगत स्तर होता क्या है। तो उन्होंने, जब टीचर ने पूछा कि आपको इतना लेट क्यों हो गया, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, उन्होंने कहा सर असल में जिस दृष्टि दिव्यांग को हम सड़क पार कराना चाहते थे वो सड़क पार करना नहीं चाहता था, तो बड़ी मुश्किल से किया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि नैतिकता का निर्धारण दूसरों द्वारा होता है। उन्होंने ये सुना था कि कभी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को देखो तो उसको सड़क पार करा दो, अब उनको ये सिद्धांत बन गया दिमाग में कि कभी किसी को देखो तो सड़क पार करा दो, लेकिन ये नहीं बना कि वो सड़क पार करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इसका मतलब है कि यहां भी जो नैतिकता होती है वो किस पर निर्भर होती है, प्रोत्साहन पर निर्भर होती है। यानी उनको ये लगता है कि कोई उनको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहेगा, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये सीटेट ने पूछा है। ये जब आता है ना, ये तीसरी अवस्था होती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहते हैं इसे। ये सीटेट का पूछा हुआ सवाल है, अभिविन्यास। तो इसका मतलब उनका सारा काम, उनकी सारी नैतिकता प्रेज पर, प्रोत्साहन पर निर्भर करती है, ठीक। और दूसरा एक चीज और होती है जो उनमें डर होता है ना, कानून व्यवस्था का डर होता है, कानून तथा व्यवस्था का डर। इस पर भी सवाल पूछा गया है कि बच्चों को, एक टीचर है उसने अपने बच्चों को होमवर्क दिया और बताया कि यदि वह नहीं करके लाएंगे तो उन्हें यह सजा दी जाएगी। इस बात पर बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं, बताओ वह किस अवस्था में है। तो स्तर है रूढ़िगत स्तर दूसरा स्तर, और अवस्था है ये चौथी, जहां उनको सौहार्द या पश्चलौकिक स्थिति कहते हैं इसे। तो ये कानून और किसका, कानून और व्यवस्था का डर होता है। यानी यहां से हम कानून व्यवस्था समाज के नियमों को मानने लगते हैं का भय होता है बच्चों में। तो सबसे ज्यादा तो यही पूछा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और ये दूसरा कानून और व्यवस्था का भय कब पैदा होता है। ये दो स्तर, आपके दो स्तर खत्म, और तीसरे को कहते हैं उत्तर रूढ़िगत अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए ये जो रूढ़िगत अवस्था है ना, जैसे हमने ये पढ़ा प्राक रूढ़िगत जो 4 से 10 होती है, ये रूढ़िगत अवस्था जो होती है ना, ये 10 से 13 तक होती है, क्या 10 to 13 एज तक होती है, वर्ष तक होती है। और जो ये तीसरी अवस्था है ये अबव 13 होती है, 13 से ऊपर। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आ जाएगी आपके सामने कि इससे पहले वाली स्टेज, वो मैं आपको लिखा रहा हूं। इसमें देखिए सामाजिक
संविदा जो होती है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो जो समाज से वादा कर चुके होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सामाजिक संविदा अभिविन्यास कहते हैं इसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, इस उम्र में बच्चे ये 13 से ऊपर में अपने दोस्तों से, साथियों से जो वादा कर लेते हैं उसे नहीं तोड़ते, चाहे वो घर से भाग जाए, घर से जो करना पड़े कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं जी आज उन्होंने क्रिकेट खेलने का वादा किया, आज मार्केट जाने का वादा किया, तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो सामाजिक संविदा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, यही इसका ये 5वीं अवस्था है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास कहते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए, अब आपको याद हो या ना हो तो बच्चों की उम्र के अनुसार अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगी। ये 5वां स्तर होता है। ठीक है, एक होता है सार्वभौमिक नीति या शास्त्रीय नीति, ये सर्वोच्च स्तर है मानव की नैतिकता का। सार्वभौमिक नीति अभिविन्यास कहते हैं, सार्वभौमिक नीति अभिविन्यास। इसका मतलब देखें, जो उन्हें लगता है कि देखो प्रकृति का नियम ऐसा है कि किसी को पीड़ा पहुंचाओगे तो आपको पीड़ा मिलेगी, ये बच्चा समझ लेता है। किसी को खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी, ये धारणा बनाना, ये है सार्वभौमिक नियम। इसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो ऐसी उम्र में ना बच्चा प्राकृतिक न्याय को समझ जाता है। इसका मतलब हुआ ये जो तीसरा स्तर है ना, असल में नैतिकता यही विकसित होती है उसकी, समाज के नियम और मानदंडों के अनुसार उसका व्यवहार होता है। तो ये जो लक्षण है, समाज के नियम तथा मानदंड, इनको मानने लगता है वो, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं समाज के, उसके अनुसार वो व्यवहार करने लगता है। आगे हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे जेंडर, तो जेंडर में ये बात कहेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति लिंग सापेक्ष भूमिकाओं का निर्वाह करने लगता है। मतलब वो स्त्री है, पुरुष है, थर्ड जेंडर है, या वो एक कलाकार है, वो एक गायक है, वो ये टीचर है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो जो है उस व्यवहार का निर्वहन करने लगता है। उसको लगता है कि मैं इस रूप में सर्वश्रेष्ठ करूं। तो ये है क्या, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना। एक दूसरा, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना, और दूसरा ये है कि ये प्राकृतिक न्याय को मानना, प्राकृतिक न्याय को मानना। ठीक है, ये अब देखिए यहां ये बात खत्म हो गई। अब जब इसकी बात करेंगे, देखिए यहां पर भौतिक परिणाम सर्वोपरि हैं और नैतिकता जो होती है दूसरों द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अपनी कोई भी नैतिकता यहां नहीं होती। यहां क्या होता है, इस दूसरे स्तर में और ये तीसरे और चौथी अवस्था में क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसको याद रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो बाहरी प्रोत्साहन पर उनकी नैतिकता निर्भर रहती है। जिसके लिए उनको तारीफ मिलती है, शाबाशी मिलती है, चाहे वो काम खराब भी हो तब भी उसे वो करेंगे, उसे अच्छा मानेंगे। ठीक है, और तीसरा स्तर क्या है, ये वास्तविक नैतिकता का स्तर है। तो एक लाइन ये लिख लेंगे हम, इतना आपने नोट कर लिया, इसे नोट करेंगे, इससे प्रश्न बनते हैं। तो 2 लाइनें मैं आपको लिखा रहा हूं। क्या, वास्तविक व्यक्ति की वास्तविक नैतिकता का विकास, नोट में 2 लाइन लिख लें, व्यक्ति की वास्तविक, या इसे कहें निजी नैतिकता का विकास किस अवस्था में होता है, उत्तर रूढ़िगत अवस्था में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है, उत्तर रूढ़िगत अवस्था में होता है। ये तो अब आप समझ पा रहे हैं, 13 साल से अधिक की आयु में ही हम अपनी नैतिकता को निर्धारित कर पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जब हम पियाजे पढ़ रहे थे तब भी आपने समझा था कि उसका मतलब है अपने आप के अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। मैं जब पियाजे पढ़ा रहा था आपको बता रहा था कि अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, उसमें निगमनात्मक चिंतन आ जाता है। निगमनात्मक चिंतन का मतलब क्या हुआ, अब देखिए इस तरह से टॉपिक जुड़ते हैं, उसका अपना एक कोई सिद्धांत निश्चित हो जाता है, वही निश्चित सिद्धांत से वो दुनिया को देखना शुरू करता है। वही निश्चित सिद्धांत हम क्या कह रहे हैं, उसकी निजी नैतिकता कह रहे हैं कोहल वर्ग के अनुसार। तो का विकास उत्तर रूढ़िगत अवस्था में होता है। और दूसरी बात क्या,
ये कोहल वर्ग के अनुसार 4 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा रहा हूं इस चैप्टर का, बच्चे न नैतिक होते हैं और न ही अनैतिक होते हैं। न अनैतिक होते हैं मतलब नैतिक अनैतिक के विषय में उनके बारे में कुछ भी मानना ठीक नहीं होता है, होते हैं। तो नैतिकता अनैतिकता से, न नैतिक होते हैं न अनैतिक होते हैं। इसको दूसरी तरह से कहें तो कहेंगे नैतिकता से तटस्थ होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। नैतिकता जैसी कोई भी बात इनके लिए नहीं होती। अब देखें, आपको याद हो गया, जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था है उसको प्राक रूढ़िगत अवस्था या प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। उसमें नैतिकता दूसरों द्वारा निर्धारित की जाती है, सजा दंड पर आधारित होती है और बच्चे बाहरी लाभ से प्रोत्साहित होकर ऐसा काम करते हैं। दूसरे स्टेज को कहते हैं हम रूढ़िगत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। उसमें प्रोत्साहन पर, शाबाशी पर वो उनकी नैतिकता निर्भर करती है, यानी जो चीजें अनैतिक भी हों अगर तारीफ मिल जाए तो उसे भी वो नैतिक समझते हैं। तीसरी अवस्था वास्तविक नैतिक विकास की अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं उत्तर रूढ़िगत या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इस तरह से कोहल वर्ग ने यह माना कि व्यक्ति की वास्तविक नैतिकता वही है जिसमें वह अपने नियमों का, सिद्धांतों का स्वयं से पालन करता है। ठीक। और एक बात और लिख सकते हैं कि गलत और सही के बारे में जो चिंतन होता है ना, देखिए नैतिकता क्या है, नैतिकता तो गलत और सही के बारे में चिंतन ही है। तो गलत और सही के चिंतन के बारे में स्वयं के तर्क का विकास किस अवस्था में होता है, इसी सेंटेंस को बोल रहा हूं मैं प्रश्न के रूप में। तो ये 13 वर्ष से अधिक की अवस्था में निजी तर्क का उपयोग किया जाता है, और निजी तर्क क्या है, वही अपनी नैतिकता का प्रयोग करना। ठीक है। तो एक लाइन, सही गलत के विषय में जब निर्णय लिया जाता है ना, ये मैं एक लाइन लिखा रहा हूं आपको, तीसरा पॉइंट हो गया ये, और ये इस कोहल वर्ग के चैप्टर का आखिरी पॉइंट हो गया। क्या? सही अथवा गलत, रॉन्ग राइट, अथवा उचित अथवा अनुचित के विषय में चिंतन करना, ये सोचना, आगे हम चिंतन भी पढ़ेंगे। ठीक है। चिंतन करना क्या कहलाता है, इस पर सवाल पूछा है, इसी को कहते हैं क्या, नैतिक तर्कणा। तर्कणा मतलब तर्क लगाना, ये नैतिक तर्कणा पर सवाल पूछा है। तो नैतिक तर्कणा क्या है, सही और गलत के विषय में विचार करना। हम इससे आगे भी विकास पर, अभी बुद्धि टॉपिक बचा, व्यक्तित्व टॉपिक बचा, इससे आगे भी अभी वीडियोस लगातार आपके पास आती रहेंगी। लेकिन हमने कुछ वीडियोस को अब ऐप पर डाल दिया है, आप उसे बाय कर लें, उसका कंप्लीट पैकेज ऐप में कंटिन्यू फॉर्म में डलते रहेंगे। तो YouTube में चूंकि इतने वीडियोस डालना संभव नहीं, इसलिए आप ऐप से, जो लोग इससे एडवांस चल रहे हैं, इसके साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, जिनके नोट्स बनते चल रहे हैं, वो ऐप से इससे एडवांस लेवल के टॉपिक भी करते चले जाएं। वहां आपको इनके कुछ प्रश्न भी मिलेंगे, और जहां दिक्कत होगी वहां हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिन चैप्टर्स को हम उसमें ऐप में डाल देंगे। तो आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर लिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके बहुत सारे साथी भी इस बीच हमसे जुड़े हैं, तो उन साथियों से भी आप संवाद बनाए रखें और अपनी तैयारी को एक दिशा दें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जो लोग चाह रहे हैं कि 70 नंबर के सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो आपने देखा होगा मार्केट में ऐसी बुक्स आई हुई हैं जो पिछले सालों के TGT एग्जाम पर लिखी गई हैं, उसके सॉल्व पेपर हैं। तो सबसे पहले कुछ भी आप अपने स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल का और या इंटर हाई स्कूल लेवल का पढ़ना शुरू करें, उसके साथ साथ सबसे पहले आप वो सॉल्व पेपर लगा लें। देखिए, सॉल्व पेपर आपको मदद करते हैं किस चीज में, कि आप
पेपर कैसा आएगा ऐसा परसेप्शन बना लें, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी मटेरियल को देखें। तो पहले सॉल्व पेपर लगाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, सॉल्व पेपर पढ़ने के बाद आप अपनी बुक्स पढ़ें, जो टेक्स्ट बुक्स ओरिजिनल हैं, मतलब जो 10th में, 9th 10th में, 11th 12th में और आपकी ग्रेजुएशन में, ये 7 सालों की बुक्स को आपने पढ़ना है। लेकिन आपके पास समय नहीं है यदि, और आप पढ़ना चाहते हैं, तो पहले स्टेज पर सॉल्व पेपर पढ़ें। दूसरे स्टेज पर अगर आपके पास समय कम है, और है ही कम, तो है ही है समय, इसको पढ़े बगैर तो कोई उपाय नहीं है कि हम एग्जाम करने जाएं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आपके पास फिर भी समय है, आप समय निकाल लेते हैं, पढ़ने में आपके पास तेजी है, तो एनसीईआरटी का जो सार है ना, ये बहुत पब्लिकेशन ने निकाल रखा है। आप अपने सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सार ले लें सॉल्व पेपर के बाद। ये आपको सब्जेक्ट में जहां जहां दिक्कत हो रही है वहां समझने में मदद करेगा। और तीसरी स्टेज क्या है, यही जो हम पेडागॉजी वाला सेक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को लेकर के केवल इतनी ही बात है आपके पास, और कुछ नहीं। ये एक चीज से और बचें, वो क्या है, वो है प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर, मतलब आपको लगेगा टीचर होने के बाद भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, प्रैक्टिस पेपर से बचें। बजाय प्रैक्टिस पेपर लगाने के इस सॉल्व पेपर को 2 से 3 बार लगाएं और इसके बाद इसे पढ़ें। और जो समय बच रहा है, उस बचे हुए समय में, चूंकि आपका समय बहुत बेशकीमती है, फरवरी का समय आपके पास है पूरा अभी, तो इस पूरी फरवरी में आपको पेडागॉजी तो करनी ही करनी है। तो हमारी वीडियो से नोट्स आप बनाते चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया भी, और अच्छी बात है कि आप बनाएं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इन 2 के अलावा आपके पास पेडागॉजी ही पढ़ने के लिए बचता है। तो आप ये पेडागॉजी को पढ़ें हमारे ऐप के थ्रू। हम कंटिन्यू आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए, अगले वीडियो का वेट करिए। बहुत तेजी से आपके लिए हम वीडियोस YouTube पर भी लोड कर रहे हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।